गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कासिर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज मुतल्लिका हलकों में पोलिंग सामान की तरसील का अमल तय पाया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के अमले को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और गाड़ियों की कमी के बायस मोटरसाइकिलों पर सामान पहुंचाया गया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी। मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी का अमल इंतहाई मुतनाज़ होने के बावजूद क्यों आखिरी हल समझा जाता है, इस पर बात करेंगे। और 8 फरवरी के इंतखाबात में मोबाइल फ़ोन की बंदिश के बायस जन्म लेने वाली कन्फ्यूजन तो अपोजिशन जमातों के धांधली के इल्जामात की बुनियाद है। फिर धांधली की इस गूंज में मोटरसाइकिलों पर इंतखाबी सामान की तरसील क्या अपोजिशन के धांधली के इल्जामात पर मोहर जब्त करने के मुतरादिफ है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही जनरल इलेक्शन की तरह तमाम जमातों की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन पर जो खामोशी नजर आ रही है, सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है। अपोजिशन या हुकूमत अपने बयानिए पर अवाम में जोशो खरोश पैदा करने में अभी तक क्यों नाकाम है। कुछ स्टेटमेंट्स आए PTI रहनुमाओं की तरफ से, लेकिन वही थी जो जनरल इलेक्शन से पहले थी, कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक और बदलते मौसमी पैटर्न्स की। चंद रोज कबल दुबई में तूफानी बारिशों ने अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा करते हुए निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बलोचिस्तान और KP में बारिशों में तबाही मचा दी है। बलोचिस्तान में 17 और KP में 46 अफराद जान से हाथ धो बैठे और इसके अलावा लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है। हुकूमत और इमदादी इदारे हर मरतबा हंगामी हालात से निपटने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है या बदलते मौसमी रवैयों के तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। अब क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है और क्या कोई अमली कदम भी उठाया जाएगा। और आखिरी सेगमेंट में बात होगी कच्चे के डाकुओं से मुतालिक। अब खबर आई है कि सिंध पुलिस के एहलकारों को पुलिस मोबाइल में डाकुओं को असलहा सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। असलहे के साथ पकड़ी गई गाड़ी और पुलिस मोबाइल शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन के ज़ेर इस्तेमाल है। मुशीर वजीर आला बाबुल भैया ने वाक़े से इज़हार लाताल्लुक़ी किया है। सिंध पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और महकमे की काली भेड़ों का तयन आखिर कैसे होगा, ये तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर हामिद मशरकी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अनवर रजा साहब, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कौमी असम्बली के 5 हलकों पर इंतखाब होने जा रहा है और सूबाई असम्बली के भी कुछ हलके इसमें शामिल हैं और ये वो नशस्तें हैं जो एक से ज़्यादा नशस्तों पर लोगों ने इंतखाब लड़ा और फिर बाकी नशस्तों को उन्होंने खाली छोड़ दिया। अमूमन ये होता है कि जब इस किस्म का इलेक्शन होता है तो हुकूमती मशीनरी क्योंकि इस्तेमाल में आती है, वसाइल ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो जो गवर्नमेंट पार्टीज़ होती हैं उनका पलड़ा भारी रहता है। आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आएगा इस आइंदा इलेक्शन से ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए? सलमा, बहुत शुक्रिया। डिफरेंस तो कोई नहीं आएगा और आपको पता है हमारे यहाँ जो रवायात चलती आ रही हैं, कितनी खूबसूरत पार्लिमानी रवायात है कि जो गवर्नमेंट होती है टिल्ट उसी की तरफ होता है लोगों का, लेकिन इस दफ़ा हालात कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखिए कि महंगाई का तूफ़ान अभी तक थम नहीं सका और यही हुकूमत दावे किया करती थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इतने यूनिट बिजली जो है वो फ्री होगी और महंगाई को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी तक तो महंगाई वाला वो काम अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस इंतखाब में भी कोई ज़्यादा कोई आपको तब्दीली नज़र आएगी। आप देखिए कि इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों का। उसकी वजह यह है सियासतदानों का भी नहीं है, सियासी जमातों का भी आपने इंटरेस्ट देखा। यही वजह है कि आप गवर्नमेंट बन चुकी है और अगर इन नशिस्तों से कोई फ़र्क भी पड़ने वाला नहीं है। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी आपके सामने सब कुछ, इसलिए इस पर कोई इतनी तवज्जो भी नहीं दी जा रही। लेकिन ये अफसोसनाक अमर है कि आप जो सामान की तरसील का मामला है वो मोटरसाइकिल्स पर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यही वो इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो था इस पर मज़ीद सख्ती करते। इससे होता क्या, उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता कि जो इल्ज़ाम आपने जनरल इंतखाबात में लगाए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन अब आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं तो ये कमज़ोरी है निज़ाम की। इस निज़ाम की हम बात करते हैं कि हमें इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। वो किसने करना है? इदारों ने करना है और सियासी जमातों ने करना है। इस तरह से फिर आप देखिए आपने अपोजिशन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसको तक़वियत हासिल हो रही है। इसलिए आपको चाहिए था कि पहले ही आप अपने तमाम जो इंतज़ामात थे, इंतज़ामी अमला था, उसको पहले से ही तरबियत देते। इसको अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करके करते तो शायद अपोजिशन को ये भी मौका ना मिलता। अब इलेक्शन अगर आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर भी करवा लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से भी करवा लेंगे, लेकिन फिर भी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। इन उंगलियों को उठने से बचाने के लिए आपको चाहिए था कि आप इस निज़ाम को बेहतर करते और तहसील का मामला बेहतर होता। आपने बात की, अगर देखें ना नेशनल असम्बली के जो 5 हल्के और कौमी सूबाई असम्बलियों में जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं,
अगर कुछ सीट हुकूमत को कुछ मिलेंगी, कुछ अपोजिशन ले जाएगी, लेकिन उससे निज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आम इंतखाबात पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं और उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और कोर्ट्स के अंदर मामला चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या होगा। फिर दूसरी बात कि मैंने बात की कि इससे फ़र्क इसलिए भी आवाम को भी नहीं पड़ता कि आपने महंगाई का जो दावा किया था उसको कम करने का और जो आवाम को रिलीफ देने का, वो अभी तक आप पूरा नहीं कर सके। अभी तक तो आप अपने जो अमूर ममलिकत हैं उनको चलाने के लिए आपके अपने माबैन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। फिर उसके साथ साथ दहशत गर्दी का जो मामला है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हुकूमत को कमज़ोर करते हैं, इस निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। आपको इस निज़ाम को अगर मजबूत करना है और अगर आपने सियासी जमातों ने अपने स्पेस को फिर हासिल करना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस निज़ाम को दुरुस्त करने की तरफ कोशिश करें। वो ये तासुर नहीं बल्कि ये हकीकत है कि ताकतवर के लिए और कानून है और आम आदमी के लिए और कानून है। इस तासुर को दुरुस्त करना है, ये हकीकत है, इस हकीकत को बदलना है। कैसे बदला जाएगा? अगर आप इस निज़ाम को बेहतर करेंगे। देखिए, अगर मैं एक मिसाल दूंगा, मोटरवे पर अगर आप देखते हैं कि एक वजीर का भी चलान होता है, एक आम आदमी का भी, अगर ये जीटी रोड पर जाएं तो वहाँ पर वजीर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोटरवे पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर लॉ को इन्फोर्स किया गया का चालान होता है कई ऐसे, वो फिर उसकी तशहीर नहीं करते, कई तो पे कर देते हैं और कई अगर उसकी तशहीर उसकी होती है जो आगे से कहे कि मैं मानता नहीं हूँ ना कि आप प्लान क्यों किया, और अगर आपने कोई बदतमीजी की उसकी तशहीर हो जाती है, अदरवाइज वो पे करके निकल जाते हैं। देखिए ना, मैं कहता हूँ ये इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की, मोटरवे पर हो सकती है तो मुल्क की बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकती। इसलिए इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को सोचना चाहिए और हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब भी ना तो आपकी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म तो बाद की बात है। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो अमूर ममलिकत हैं उसको बेहतर कीजिए, अपने शाही अखराजात को कम कीजिए, अपनी कैबिनेट को प्रोडक्टिव काम करने की तरफ लगाइए, क्योंकि वक्त गुजर गया। आपके पास एक लम्हा जो है वो कीमती है, अगर आप अब डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको सियासी तौर पर इसका नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है। आमिर अब्बासी साहब, मौलाना कह रहे हैं हम इस जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। ये वही जाली लोग हुकूमत बना के बैठे हैं जिनके साथ मौलाना खुद मजे लेते रहे हैं पिछले पीडीएम के दौर में, और उन्होंने हमेशा वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बनते हैं कि उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको वजारतें मिल जाती हैं, उनकी सियासत चलती रहती है। क्या किसी हिकमत अमली के तहत उन्होंने लग रहने का फैसला किया इस बार और भी कह रहे हैं कि नहीं चलने देंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पीटीआई के साथ मिलके टफ टाइम देंगे जब तक ये गवर्नमेंट मौजूद है, जो कि जो प्रेडिक्शंस करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद 2-1 साल चल रहे, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच सलमा। सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहूँगा, अनवर रज़ा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ क्रेडिबिलिटी है और उसको उसे बचाना चाहिए था। तो मैं तो बहुत मासूमियत से ये पूछना चाहूँगा कि या बसद एहतराम पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है कहाँ पे। आप बताएं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी अगर कोई क्रेडिबिलिटी है तो मुझे वो बता दें। अगर मुल्क में किसी और की क्रेडिबिलिटी तो आप बता दीजिए। नहीं है मैं तो वही कह रहा हूं, किसी और के तो आप बता दीजिए। ये वो हुकूमत है जिसको ना सिर्फ अपोजिशन ये कह रही है कि ये धांधली की हुकूमत आई है, बल्कि इसके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा नंबर दूसरा और तीसरा था और तीसरे और चौथे वाले को जितवा दिया गया और जिसका पहला था उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया है। ये पहले वाले ने गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई वैसे? नहीं कैसे गवर्नमेंट, आप भी वैसे कमाल करती हैं। मतलब आप इतनी मासूमियत से आप भी पूछ रही हैं कि ये पहली बार गवर्नमेंट। ये है मासूमाना सवाल, आप जो करते हैं वो आप चलाकियां करते हैं। आप जरा जवाब दे रहे हैं सलमा के सवाल का। यस के अच्छा आपने पहले तो उस सियासी जमात को पिछले 8 से 10 महीने में मुकम्मल तौर के ऊपर उन्हें आपने क्रश किया, आपने उनके ऊपर केसेस बनाए, केसेस जो उसमें बाहर निकलता था वो अंदर हो जाता था, अंदर होता था दूसरे केस में अंदर हो जाता था। उनकी टॉप लीडरशिप से लेके दूसरे दर्जे की और तीसरे दर्जे की क़यादत तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई। कारकुनान उनके दर्जनों और हज़ारों की तादाद में 1000 से ज़ायद उनके कारकुनान बुक हो गए। फिर उसके बाद इलेक्शन खुदा करके इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कैंपेन्स नहीं करने दी गई। और अब देखिए वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तो अब लगता था कि शायद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, आप एक गवर्नमेंट आ गई है और अब शायद वो ना हुकूमत को कोई खतरा है इन नशिस्तों से। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने पंजाब के 8 अजला में दरखास्तें दी कि हमें जलसा करने दे दिया जाए, हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में भी इलेक्शन जलसा करने की, इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद भी अब तो ये दीगर 2 सियासी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको तो पता ही नहीं था कि शायद कल इलेक्शन हो रहा है। आप अगर उनकी मूवमेंट्स को देखें, उनकी इलेक्शन मुहिम को देखें, वो तो तहरीक इंसाफ ही मुहिम चलाती हुई नजर आई। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता है कि जिस तरह के इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फिर 9 फरवरी के नताइज कैसे आए
اور اس کے بعد اب اس الیکشن میں بھی کیا مختلف ہوگا یہ سب کو پتا ہے کہ کچھ مختلف نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے باوجود وہ اپنی مہم بھی چلا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ووٹ لینے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ضرور دیں۔ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم اس طریقے سے چل نہیں سکے گا جس طرح سے اس کو چلانے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ حکومت میں تھے اور ان کے ساتھ تھے، آپ کے خیال میں کیا انہیں اس مرتبہ آفر نہیں کی گئی ہوگی؟ اور ضرور کی گئی ہوگی، اور جس طرح بلوچستان میں دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سی چیزوں میں آن بورڈ تھے اور انہیں سسٹم میں لانے کی کوشش بھی کی گئی، اور ابھی بھی کوشش ہے۔ آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کیوں گورنمنٹ نہیں بن رہی، کیوں کیبنٹ نہیں بن رہی؟ ان کو آفر اب تو بن گئی، لیکن اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سسٹم کے اندر لایا جائے، اب وہ نہیں آ رہے۔ دیکھیں وہ جو جلسے کر رہے ہیں اور اب وہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں، یہ حکومت اتنی آسانی سے ریٹ بڑھا لی ہے، ڈیمانڈ بڑھا لی ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو کہا کہ ہمارا تو شاید ان کا ریٹ کم ہوا ہوگا، انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹی نے زیادہ ریٹ بھر دیا اور 70 سے 80 ارب میں انہوں نے کہا پوری اسمبلی کا سودا ہو گیا۔ یہ بات وہ جلسے میں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے میں یہ کہہ رہے ہیں، اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں۔ تو اب اس طرح کی گفتگو دیکھیں نا، یہی وہ بات ہے کہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی اب جب اس طرح کی باتیں جب اسمبلیز میں ہوں گی، جلسوں میں ہوں گی۔ اب بات یہ ہوتی ہے، انور رضا صاحب جو ہے نا ان سے پھر وہ بسد احترام میں کہوں گا کہ وہ ہر بات کے ساتھ کہتے ہیں میری بات کہ جناب یہ نہیں اکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے، اکانومی ٹیک آف کرتی ہے رول آف لا سے، اکانومی ٹیک آف کرتی ہے انصاف کے ساتھ۔ کیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی جادو ہے، کوئی جن پڑے ہیں، کوئی پری ہیں، کوئی کیا ان کے پاس؟ انہوں نے گنتی ہو گئی آپ کا فارم 45 جس پر آپ فارم 45 کے بعد 47 کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو حق کی بات آپ کو کرنا چاہیے، سچ تو بولنا چاہیے کہ فارم 45 تک لوگوں کے پاس گئے ہیں، اس کے بعد کا معاملہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے مجھے بتائیں کہ یار وہ فیلڈ میں نکلے اور فیلڈ میں نکل کے آپ کو چھڑی مارے، مجھے مارے۔ بتائیں نا اس بات کو، آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ 45 کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے آگے تو انہوں نے کام شروع کرنا تھا فارم 47 کی بنیاد کے اوپر، یا پھر فائنل انہوں نے آرڈرز پاس کرنے تھے۔ پھر آپ بتائیں نا کہ کیا ہوا، آپ بتائیں، مجھے بھی نہیں معلوم اس کے بعد کیا بتائیے کیا ہوا۔ نتائج تبدیل کیے گئے، فارم 45 والے فارم 47 میں جو ہارے ہوئے تھے فارم 45 میں، انہیں فارم 47 میں جتا دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کیا کیا یہ ان کے انڈر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ڈسکا میں کیا ہوا تھا۔ ڈسکا میں ایک پولنگ سٹیشنز میں اور کچھ پولنگ سٹیشنز میں ووٹ ڈیلے ہوئے تھے، اور کتنا بڑا انہوں نے پروسیڈنگز کر کے سب کے خلاف کارروائی کر دی تھی۔ چلنے والی ایپیسوڈ ہے باسی صاحب، یہ تو ایک حلقہ تھا، یہ پورے ملک کے انتخابات، تو سب کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ تو الیکشن اس ملک میں غلط کام کرنے والے کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اور اس ملک میں جس کو پتا ہے کہ غلط کام میں کر دوں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں نا، دیکھیں قانون کیسے حرکت میں آتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے قانون حرکت میں آئے گا، لیکن وہ الگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا۔ ڈاکٹر حامد کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو مولانا کی جو گفتگو تھی آج پشین میں جلسے کے اندر انتخابی دھاندلی کے خلاف، بیسیکلی وہ جلسہ تھا، پہلی کڑی تھی اس سلسلے کی جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ عید کے بعد سٹارٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنا جلسہ علیحدہ کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لائز کے ساتھ مل کے، مولانا نے اپنا جلسہ الگ کیا۔ باتیں بہت سخت کی ہیں، ایک طرف ان کی باتیں ہیں، وہ اسمبلیاں بیچے جانے کا، خریدے جانے کا الزام لگا رہے ہیں، پہلی بار تو نہیں ہوا۔ جس قسم کی خرید و فروخت کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، اس بار ایسا کیا نیا ہو گیا؟ اور اسی سسٹم کا حصہ ہمیشہ مولانا بھی رہے۔ پھر جو کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس پہ کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ آیا رؤف حسن صاحب کا بھی۔ تو کیا ان سٹیٹمنٹ سے کسی قسم کا مومنٹم بلڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی ماحول بنایا جا سکتا ہے جو 8 فروری کے انتخابات سے مختلف ہو؟ بہت شکریہ سلمہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخاب کا جو ریزلٹ آیا اور جو ریزلٹ بنا، اس کے بعد ایک بات تو سمجھ آئی کہ یہ جو حکومت ہے یہ خود بڑے کچے پیری ہے، اور یہ کوئی ایسی تبدیلی یا انقلابی بات تو کر نہیں سکی، کوئی ایسے عوام دوست قدم تو لے نہیں سکی جس کے نتیجے میں آپ یا رضا صاحب یا عباسی صاحب یہ سمجھے کہ پبلک اوپینین چینج ہو جائے گی۔ پبلک اوپینین تو وہی کھڑی ہے جہاں 8 فروری پہ کھڑی۔ ضمنی انتخاب اگر ہوتا ہے اور اگر پھر فیئر ہوتا ہے تو پھر بھی وہی ریزلٹ آئے گا جو ہمیں 8 فروری کو آیا۔ اب آگے وہ فارم 45 سے 47 میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ایک بات ذرا سمجھیں کہ کل قصور میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا اور صبح 500 کارکنان پہ ایف آئی آر کٹی، چند کلومیٹر نون لیگ جلسہ کرتی ہے، اسپیکر اس میں آ کے بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پر الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہے، اور وہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے۔
असल में ना ये हुकूमत जो बनी हुई है ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है, खुद अवाम को मजीद अपने से मैं कहता हूँ मुतनफर करते हैं इस तरह के इकदाम करके। जो लोग सोचते हैं कि शायद हम पीटीआई की जगह किसी और को आजमा लें या कोई वोट दें, तो वो खुद अपने इकदाम से ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रही। एक बात समझ नहीं किया, वो ये कि मौलाना जो है वो, मैं लव स्टोरी बोलना चाह रहा, लेकिन वो मलाई खाने के लिए जिसको कहते हैं कि जी उनको अगर तो वो चेरी ऑन द टॉप मिलती रहे तो ही विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बदकिस्मती से जब मौलाना, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब वक्त कयाम आया और सजदे में गिर गए, जब वक्त था कि हुकूमत पीडीएम की जब पिछली बार बन रही थी और अगर उसके खिलाफ कोई वो बात करते या उस इकदाम को किसी तरीके से उसका हिस्सा ना बनते, तो शायद आज उनकी ये सियासी सूरत हाल ना होती। आज मौलाना सियासी तौर पर भी बड़ी मुश्किल में है और जो उनका वो जो एक खास बैकडोर रास्ते थे वहां पर भी बड़ी मुश्किल में है। और तीसरी बात ये है कि खुद पीटीआई ने जितना मोमेंटम बनाना था थोड़ा बहुत वो तो बनाया, बाकी जमातों में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो ज़िमनी इंतखाब में अवाम जो मोटरसाइकिलों पे इस सामान की तरसील का काम हो रहा है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए इस तरह से? मतलब इतने वसाइल कम हो गए कि आपने एक इलेक्शन पे तो अरबों रुपया लगा दिया, जब ज़िमनी इलेक्शन की बारी आई तो अब मोटरसाइकिल पे नौबत आ गई है। सलमा, जब ये इलेक्शन कमीशन को, आवाम को ये पता हो कि इलेक्शन का वोट कोई भी डाले 45 तक जहां मर्जी रिजल्ट हो जाए, आखिर में रिजल्ट कुछ और हो जाना है, तो आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन के लिए उसमें भाग दौड़ करने में कितना इंटरेस्ट रह जाएगा। वो कहेंगे अब पैसे ही बचा लेते हैं। असल में मकसद ये कि क्रेडिबिलिटी, अभी बड़ी बात है ना, वो जो रही सही साख थी, मुझे तो कोई साख नजर ही नहीं आती। चाहे अनवर रजा साहब या अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इदारे ने, इलेक्शन कमीशन ने बहसियत इदारा अपनी साख हर अंदाज में खो दी, शफाफियत के एतबार से, ट्रांसपेरेंसी के एतबार से, और अपना जो कानूनी तौर पर जो उसका हक है या अमलदारी है उसके एतबार से, रिटर्निंग ऑफिसर्स के एतबार से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से, तमाम हवालों से इलेक्शन कमीशन अपनी मुकम्मल क्रेडिबिलिटी खो चुका है। इसकी मुकम्मल ओवरहालिंग की जरूरत है अगर हमने अवाम का एतमाद बहाल करना है। वरना सबसे बड़ी जो मैं इस इलेक्शंस के नतीजे में जो देख रहा हूँ वो बदकिस्मती ये कि अवाम का जमहूरी अमल के ऊपर एतबार खत्म होता जाएगा। इसको बचाना होगा। अगर सिस्टम को बचाना है तो हुकूमत को हो या कोई भी हो, सबको सिस्टम बचाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, वरना ये सब बाद में पछता रहे होंगे, मुश्किल में होंगे। आज वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के सिस्टम को बचाने की बात करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने आखिर में कर दी सिस्टम को, लेकिन सिस्टम को बचाने के लिए स्टेक होल्डर्स भी बहुत से हैं। किसने कहाँ पे अपना रोल अदा करना है, क्योंकि सबका रोल डिफाइंड नहीं है। जिसका रोल होता है उसकी जगह कोई और कर रहा होता है, और जिसको नहीं करना होता उसकी जगह भी कोई और वो ना करने वाला काम भी कर रहा होता है। तो ये सिस्टम को ठीक करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और अहम मामले की बात करेंगे जो तूफानी बारिशों से रिलेटेड है, अर्बन फ्लडिंग और जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। क्या ये सूरत हाल पहले से हमारे इदारों को नहीं पता थी? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलते मौसमी पैटर्न्स ने पाकिस्तान में जिस तरह 2022 में तबाही मचाई थी, इस बार भी सूरत हाल कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल थी। जो केपी और बलूचिस्तान में नुकसान हुआ है और अभी मजीद बारिशें भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। डॉक्टर हामिद, आपको लगता है कि हमारे इदारों की तैयारी इस सिचुएशन के हिसाब से थी? हमने पिछली गलतियों से भी कुछ नहीं सीखा। हर बार हम कहते थे कि आइंदा आने वाले सैलाबों को रोकेंगे, आइंदा जो बारिशें होगी उनसे होने वाली तबाही से बचने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे इदारों ने कोई मेजर्स लिए थे, क्योंकि जितनी इंसानी जाने ज़ाया हुई हैं, बलूचिस्तान में 17, केपी में 46, इतने लोग जिंदगियों से हाथ ना धो बैठते अगर कुछ ना कुछ तैयारी होती। डॉक्टर हामिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि नेचुरल डिजास्टर्स जो है ना वो पूरी दुनिया में आ रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। हमने दुबई में देखा पिछले दिनों क्या क़यामत आई, किस तरह बारिश का हुआ सारा कुछ। पाकिस्तान उस सेंसिटिव जगह पर है जहां पर बहुत ज्यादा माहौलियाती तब्दीलियों का तेजी से असर हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, NDMA, उसके हेड भी एक जनरल साहब बनाए गए, फिर उसके बाद बहुत सारे इदारे की फंडिंग की गई। लेकिन 5 अक्टूबर के जल्जले के बाद से लेकर और अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे मामलात में
अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रीएम्प्टिव, यानी पेश गोई करके या जो मुस्तकबिल की मंसूबा साजी के हवाले से कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है। बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मंसूबा साजी करके उनके खिलाफ उनका तदारुक करने के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए, पब्लिक की अमलाक बचाने के लिए हुकूमतें जो हैं वो मुकम्मल मरबूत प्लानिंग तैयार करती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही, हमारे यहाँ तो एक दूसरे को नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं मिल रही, हमारे यहाँ कुर्सी और इक्तदार की जंग से फुर्सत नहीं मिल रही, हमारे यहाँ एक अपने अपने जो जाती मुफादात हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के स्कैंडल हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के स्कैंडल हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, उन्हीं से हमारी जान नहीं छूट रही। जब तक अवाम के लिए तड़पने वाले, अवाम की सोच रखने वाले हुक्मरान नहीं आएंगे, इन मसाइल के लिए, इन मसाइल की हल के लिए कोई इक़दाम नहीं होगा। पूरी दुनिया के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि माहौलियाती तब्दीली के लिए जो रिकमेंडेशन WHO दे रहा है, जो रिकमेंडेशन दूसरे दुनिया के इदारे दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई इस तरह की एक्सपर्टीज बाहर से लाई जा रही है, ना ही कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी एक्सपर्टीज पैदा की जा रही है जिसके तहत इनका तदारुक किया जाए, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये इक़दामात ना किए तो इन तमाम इंसानी जानों के ज़िया में सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत और तमाम इंतजामी इदारे बराबर के कसूरवार हैं, मुजरिम हैं और शरीक हैं, और इसका इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। देखिए, आप अवाम को हर अंदाज से आजमा रहे हैं, और उसके बाद अब उनके ऊपर अगर कोई क़यामत आती है, चाहे वो बारिश की शक्ल में हो, सैलाब की शक्ल में हो, ज़लज़ले की शक्ल में हो, और वहां पर उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अवाम के साथ तंगदिली नहीं हो सकती। हुकूमत को होश के नाखून लेकर 5-10 साल का प्लान लेना पड़ेगा, और मैं ये मशवरा देता हूं कि बाहर से एक्सपर्टीज को एंगेज किया जाए, ना कि सिर्फ दोस्तों यारों को नवाजने के लिए हुकूमतें बनाई जाए। एक्सपर्टीज को एंगेज करना बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है कि एक्सपर्ट्स होंगे तो काम बेहतर तरीके से होगा। अनवर रजा साहब, हम कर्ज लेते हैं ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो, आगे बढ़े, होती है नहीं होती वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जब इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि वो सारा पैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा डेवलप करने में लग जाता है। बलूचिस्तान में, KP में, हम जब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेटा विजिट किया था, आप भी थे उसमें, तो वहां पर जो सैलाब की तबाही थी अभी उसके आसार गए नहीं थे। 2022 का सैलाब एक और तबाही के दहाने पे खड़ा है इस वक्त बलूचिस्तान भी, KP में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? पैसे ले रहे हैं लेकिन हम एक्सपर्ट टीम्स हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास मैन पावर है हमने उसको कैपेबल नहीं किया, इतना हमने उनको इतना इक्विप नहीं किया इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और जो सामान हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। कहीं से पानी निकालना होता है किसी इलाके से, हमारे पास मशीनरी कम पड़ जाती है। गवादर में सैलाब से जो बारिशें हुई थी उससे किस कदर नुकसान हुआ था। अभी जो सारे एरियाज हैं इनको कैसे क्लियर किया जाएगा, और आइंदा अगर खुदा न खास्ता बारिशें ज्यादा हुई या अनएक्सपेक्टेड पैटर्न सामने आया तो फिर क्या करेंगे? सलमा, आपको याद होगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया भर ने अपने अपने ममालिक में तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ सियासी सैलाब से आने वाली जो तबाही है उससे निपटा जाए तो आप कुदरती आफात की तरफ बढ़े ना। आप देखें, आपको याद होगा कि जो सिंध में पिछले सैलाब आया था उसके असरात अब भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा हमें दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की आफत पर भी सियासत की जाती है। हमारे यहाँ जो कंबल्स आते हैं और जो आपको एड्स मिलती है उसमें भी जो ताकतवर हल्के हैं, जो तबके हैं, जो सियासतदान है, वो अच्छा सामान अपने घर में रख लेते हैं और वो भी सियासी तौर पर तकसीम किया जाता है। ये एक हकीकत है, रियलिटी है, इसको कोई माने या ना माने, हमने अपनी आंखों से भी ऐसा देखा है। अब आप देखिए, बलूचिस्तान की बात आपने खुद की कि उसके असरात भी हमें सालों बाद भी दिखाई देते हैं। क्या बलूचिस्तान में जब सैलाब आता है तो आप यकीन जानिए कई माह पानी वहाँ पर खड़ा रहता है, और हमारे हुक्मरान और जो हमारे इदारे हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो ये सोचते हैं कि कड़ी धूप निकलेगी तो ये पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। जिस कौम के इदारों की इंतजामी तौर पर यह सोच होगी तो मुझे बताएं वहाँ पर आपके कुदरती आफत से कैसे निपटा जाएगा। ये कुदरती आफत जब आती है सारी दुनिया भर में आती है।
लोग इसकी तैयारी करते हैं और उस पर उन्होंने इदारे बनाए हुए हैं और उनको वेल इक्विप्ड किया हुआ है। हमारे यहाँ हम अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं कि जब बारिश आएगी, कोई तबाही आएगी, ज़लज़ला आएगा, कोई आसमानी बिजली गिरेगी तो अल्लाह खैर करेगा, हम देख लेंगे। हमने सारा मामला अपने रब पर छोड़ा है और जो आपको दुनियावी वसाइल मिले हुए हैं वो आपने लूट कसूट की तरफ लगाए गए हैं। जिस मुल्क में इस तरह का निज़ाम होगा वहाँ पर फिर मैं कहता हूँ तो कुदरती आफात भी ज़्यादा आती हैं। देखें, आम आदमी को देखें कि अगर कोई सैलाब आ जाए तो उसके पास रहने को कोई जगह नहीं, घर माल मवेशी डंगर उसका पानी में डूब गया, वो उसको बेचारा रोते रोते सारी ज़िंदगी जो आपसे भीख मांगेगा, जो आप इमदाद देंगे वो भी उसे बेचारे को भीख समझ कर देंगे, और जो इमदाद होगी उस इमदाद की तकसीम में भी बददियानती होगी। तो जब ऐसे इदारे, ऐसे सियासी हुकूमतें चलेंगी तो मुझे बताएं कि आप शायद खुदा भी आपके मुल्क पर रहम ना करे। देखें, आपको चाहिए कि जो आपने पिछली दफ़ा जो आपको पहली दफ़ा तो नहीं आया पाकिस्तान में सैलाब, ज़लज़ला पहली दफ़ा तो नहीं आया। आप देखें 2005 से लेकर आज 2024 है, आपने ज़लज़ले से मुतालिक क्या तैयारी की है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है कि उन्हें आने वाले खतरात से पहले होता है और वो उनसे निपटने के लिए तैयारी भी कर लेते हैं, लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ ये कहते हैं आएगा पैसा आएगा, उस पैसे की बुनियाद पर हम सियासत करेंगे। आप देखिए जब सिंध में सैलाब आया तो उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम आपको देंगे, पैसे देंगे, पैसा नहीं देंगे। आप बताएं, इसलिए नहीं मिला कि आपने बताया क्या किया। अच्छा चलिए ये भी बता दिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अरबों रुपए इकट्ठे किए थे वो कहाँ पे हैं, वो भी कोई पता नहीं कहाँ पे है। मसला ये है कि हमारे यहाँ विल ही नहीं, हम काम कर सकते हैं। हम तो सैलाब को भी रहमत समझते हैं कि चलें कोई पैसे बाहर से आ जाएंगे तो उस बुनियाद पर हम अपने जो अल्ले तल्ले हैं वो पूरे कर लेंगे और कुछ लोगों में तकसीम करेंगे, गरीबों में, बाकी हम अपने जो हुकूमती मामलात हैं उनको चलाने में खर्च कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बदकिस्मती है। आमिर सईद अब्बासी साहब, जब भी सैलाब आता है पाकिस्तान के अंदर तो दूसरे मुल्कों में, फ्रांस में या किसी और मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अंग्रेजी में बड़े लंबे लंबे भाषण होते हैं, लोगों को बताया जाता है जी ऐसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसे क्लाइमेटीज आई, ऐसे तबाही हुई, इतना नुकसान हुआ, लोगों की हमने ये हालत देखी, ये हालत देखी, अब ये इस तरह हुआ था, फलां मुल्क का कॉन्ट्रीब्यूशन है, फलां मुल्क का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जिसका नहीं है हम उसको इतने पैसे देंगे। वो पैसे भी नहीं आते। ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इसमें ज़ाहिर कोई ना कोई सैर हासिल गुफ्तगू होती होगी, कुछ ना कुछ नतीजा निकलता होगा, किसी न किसी नतीजे पे पहुंच के किसी पॉलिसी के करीब तो पहुंच जाते होंगे। वो पॉलिसी क्यों नहीं बनती? क्या अंग्रेजी में होने वाली वो बातचीत ये लोग समझते नहीं है, या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं दूसरे मुल्कों में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने? ये क्या होता है? देखिए, बात यह है कि मेरा तो वैसे पर्सनल ये ख्याल है कि जब भी कुदरत की तरफ से कोई इम्तहान या आजमाइश या कोई ऐसी आफत आती है तो उसमें किसी हद तक उसमें इंसानी गलतियां और इंसानी हमाकतें उसमें ज़रूर होती हैं। आप अगर देखें, ये हम जब भी देखते हैं सैलाब आते हैं, जब आप आने के बाद की बात कर रहे हैं ना, पहले तो नहीं ना। यस, बाद की बात कर रहे हैं, मैं समझा पहले की बात कर रहे हैं आप। इसके देखें, क्योंकि आप देखें कि जब डिजास्टर्स आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंसानी गलती जरूर होती है, उसके बाद भी और उससे पहले भी। उससे पहले ऐसे होती है कि जो हमारी आबी गुजरगाहें होती हैं, हम वहां पे बड़े बड़े होटल्स बना लेते हैं, हम वहां पे खिलाफ वर्जी होती है। यस, हम वहां पर ऐसी ऐसी इमारतें बना लेते हैं कि जिससे पानी का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो जब वो बारिशें होती हैं तो देखिए पानी तो अपना रास्ता फिर खुद बनाता है, तो फिर वो तबाही मचाए हुए जाता है और उसमें फिर तमाम इदारे मुलविस होते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी तो नहीं होती है, फिर तो आसमानी बिजली गिरने से बहुत ज्यादा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सानेहा मरी हुआ था, आपको याद होगा, बड़ा एक डिजास्टर हुआ था। उससे मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लग गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हमारे कवानीन इतने अच्छे हैं किसी भी इस सूरत हाल से निपटने के लिए कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA है, उसका जो एक्ट है उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटी कैसे बनानी है, वो डिजास्टर से कैसे निपटेगी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कैसे, यस, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कैसे होगी, नेशनल लेवल के ऊपर कैसे होगी, हर महीने उसका इजलास होगा, वो क्या क्या रिकमेंडेशंस देंगी, कैसे काम करेंगी और फिर उनसे तदारुक कैसे होगा, और अगर ऐसे सानेहात आ जाएं तो फिर उसके बाद उनके ऊपर कैसे रेस्क्यू का अमल होगा। लेकिन पता ये चला कि ना तो उस कानून पर अमल होता है, ना उसके जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ना उसकी कमेटीज पूरी हैं। अकाउंटेबल कौन है इसके लिए? देखे ना, ये तो फिर स्टेट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो स्टेट का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? स्टेट का तो पूरा दिन होता है कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने हैं, हमने पुलिस को जनाब कितना इक्विप करना है कि वो मार कुटाई कैसे करेगी, हमने पुलिस को इक्विप करना है कि वो मुजाहिरीन से कैसे निपटेगी, हमने पुलिस को करना है कि वो पर्चे कितने ज्यादा देगी सियासी मुखालिफिन पे। सो ये तो हमारे नेशनल गोल्स हैं और नेशनल जो है वो एजेंडाज हैं। तो फिर उसके बाद रिजल्ट यही निकलेंगे कि खुदा न खास्ता कहीं आफत आएगी, कहीं तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी या कोई डिजास्टर आएगा, तो फिर हम उस वक्त कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो गया,
ہفتہ 10 دن اس کے اوپر پھر کانفرنسز ہوگی, بڑے اجلاس ہوں گے, بڑی اہم میٹنگز ہوں گی, اور پھر 10 دن کے بعد کسی کو یاد نہیں ہوگی کہ یہاں پر کیا تباہی ہوئی تھی, کتنی انسانی جانیں گئی تھی, اور پھر اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں. مجھے ایک کامنٹ کرنے دیجیے. آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب آیا تو اس میں آپ دیکھیں کرونا میں بھی اربوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ ڈیزاسٹر کو, قدرتی آفت کو بھی جو مافیاز ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گلوز میں, ویکسینیشن میں کتنے پیسے کمائے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. یہ 2022 کے سال میں کفن مہنگے کر دیے گئے تھے. اس بنیاد پر یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب آپ آفت کو بھی اپنی رحمت سمجھتے ہیں, آفت تو عام آدمی بیچارے کے لیے ہوتی ہے. کووڈ-19 میں کتنے لوگوں نے اربوں روپے بنائے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اس میں حکومتی لوگ بھی انوالو ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہیلتھ منسٹری کے لوگ بھی انوالو ہیں, منسٹرز کو بھی پتا تھا کہ اربوں روپے کمائے ہیں. اور مجھے بتائیں جب اس قوم میں آپ کو کوئی آفت کو بھی آپ اپنے لیے باعث رحمت سمجھے اور پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھیں, چلیں اس وقت تو آپ کر لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا, پھر وہ ایسے نکلتا ہے بندے سے کہ وہ ان کا اپنا پیسہ لوٹا ہوا تو کیا کیا اپنا بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. بالکل ایسا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف سے واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم مسئلے کی بات کریں گے. کچے کے ڈاکو, یہ صرف معاملہ ایک صوبے تک محدود نہیں ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ابھی تک حل نہیں ہو سکا, اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کچے کے ڈاکوؤں سے متعلق بہت سی خبریں آتی تھی, وہاں پر بے شمار آپریشنز بھی ہوئے, لیکن وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا آسان نہیں کلیئر کرانا. المیہ یہ ہے اب جو خبر سامنے آئی ہے کہ پولیس موبائل میں پولیس اہلکاروں کو اسلحہ سمگل کرتے کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑا گیا ہے, جو کہ لمحہ فکریہ بھی ہے. اور جو موبائل پکڑی گئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ بابل بھائیوں کی تھی, ان کے زیر استعمال رہی ہے, جبکہ انہوں نے اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے کہ اس گاڑی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. عامر سعید عباسی صاحب, کس قسم کے گٹھ جوڑ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور مسائل کم ہیں, ہم ادھر سیلاب کی بات کر رہے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں, ادھر یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ کراچی میں جو قتل و غارت ہے اس کے خلاف آپریشنز کیے جائیں گے. بہت سی JITs بنی, بہت سی انویسٹیگیشنز ہوئی, تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو کراچی ہے وہاں پہ کیسے گینگ وارز کام کرتے ہیں, کیسے سیاست, غیر قانونی دھندے اور کرائم کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کیسے پوری اس نے شہر کو اور پھر پوری ریاست کو کنٹرول کیا ہوا تھا. سو یہی ہر چھوٹے بڑے قصبے میں اور ہر چھوٹے بڑے ڈسٹرکٹ میں اور ہر چھوٹے بڑے علاقے میں, اور کچے کے کچھ ڈاکو مشہور زیادہ ہو گئے. ویسے تقریباً ساری جگہوں پر یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سیاسی پشت پناہی ہوتی ہے کرمنلز کو, اور جس طرح تھانے کنٹرولز کیے جاتے ہیں, جس طریقے سے وہاں کے جو منشیات فروش ہیں ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے, تو یہ سارے صورتحال ہر طرف ایسے ہی ہے. لیکن کچے کے ڈاکو کیونکہ پاپولر زیادہ ہو گئے ہیں, ان کی دیدہ دلیری بھی دیکھنی پڑے گی, کیونکہ وہ تو جس طریقے سے کبھی پولیس کو اغوا کر لیتے ہیں, کبھی وہ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ریاست کی بھی خاموشی. اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن وہاں پر بھی بہت سے منسٹرز کی میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا, وزیر اعلیٰ سندھ کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خود حیران تھے کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے. ہم بھی ابھی تک 15 سال سے ان کی حکومت ہے, 15 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں, اور ان کو نہیں پتا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. سو اب آپ نے بتایا کہ وہ وہاں سے اگر جو گاڑی ملی اور جس طریقے سے اگر پولیس خود انوالو ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی زمینی راستے سے جاتا ہے. اور یہ تباہی ہے جب تک ریاست ان سارے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی اور اس جو کرمنل ریاست کو اسٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. انور رضا صاحب, ایک حکومتی مشیر ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے, جن کی گاڑی پکڑی گئی ہے, پھر پولیس والے خود جا رہے ہیں اسلحہ لے کے ان گھنے جنگلوں کے اندر. کیا ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہوگا, اس لیے یہ آپریشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا؟ ورنہ کون سا کام ہے جو ریاست کے لیے مشکل ہے, کون سا ایسا کام ہے جو حکومت کے لیے مشکل ہے وہ نہیں کر سکتی؟ سلمہ, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, چلے کہہ دیتا ہوں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو پکے کے ڈاکو جو ہے نا وہ اسلحہ فراہم کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ پولیس جس طرح پولیس وین میں گاڑی میں اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے. اس کو روکنا کیسے ہے؟ دیکھیں, پولیس خود انوالو ہے, اس کو تو آپ وہ تو انہیں پولیس کی بھی تو کوئی پشت پناہی کر رہا ہے نا, پشت پناہی ڈیفینیٹلی کر رہا ہوگا. اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی فوج موجود ہے, وہ خود کر لے گی. ایک ڈسپلن ادارہ ہمارے ہاں موجود ہے. سیاست میں کچھ ہوگا تو جی فوج کو انٹروین کرنے کی کوئی نہ کوئی جماعت دعوت دے دے گی, وہ ہوتا بھی آ رہا ہے. اس لیے جمہوریت اس طرح, جمہوریت کا بھی حال ہے. اسی طرح اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر کچے میں واقعی حقیقی معنوں میں آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پھر فوج کے یا پھر رینجر کے جو لوگ انوالو ہیں سب کو پکڑنا ہوگا, جو بھی انوالو ہیں اس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر حامد, کچے کے ڈاکوؤں کا علاج کیا ہے؟
देखिए, कच्चे के डाकू बहुत पक्के हो गए हैं और उसका वाहिद हल ये है कि अब हम पुश्त पनाही की जगह उनकी सरपरस्ती का लफ्ज इस्तेमाल करें। उनको बहुत सारी सरपरस्ती हासिल है वहां पर जो है वडेरों की, लोकल एमपीज की और पुलिस की भी। तो इस हवाले से अब हल वाहिद यही रह गया है कि खुद, जैसे रजा साहब ने कहा, बिल्कुल या तो रेंजर्स कोई ऑपरेशन करे या पाकिस्तान आर्मी करे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 150-200 किलोमीटर का इलाका है, 550-600 के करीब डाकू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस बड़ी कैपेबल है। नियत और डिटर्मिनेशन की बात है, नियत करें, फैसला करें और अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो ना, उसके लिए सिर्फ विल की जरूरत है और पावर की जरूरत है, जो रियासत के पास हमेशा होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद हमारे साथ मौजूद थे। अनवर रजा साहब, आमिर सईद बाजी साहब, आपके भी वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।